अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फ़िक्र। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आप कोई काम करना चाह रहे होते हैं, लेकिन बार बार कोई ना कोई ऐसी हिंड्रेंस, कोई ऐसी रुकावट बार बार आती है जो आप एक टारगेट अचीव करना चाह रहे होते हैं, आप कहीं जाना चाह रहे होते हैं, वहाँ आप नहीं जा सकते। आज मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। मैंने रिजफील्ड जाना है लोड लेकर, और पहले तो वो जिन साहब ने लोड मुझे देना था वो लेट आए तकरीबन 1 घंटा। उसके बाद ट्रेलर के टायर में एक बहुत बड़ा कील था और हवा निकल रही थी, वहाँ टाइम ज़ाया हुआ। और अब मैं वीड से पहले कोई कंस्ट्रक्शन है और उस ट्रैफिक में रुक गया हूँ। और हमारी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक होती है, इसलिए हमारी वक्त के साथ जब हम एक दफ़ा अपने क्लॉक इन कर लेते हैं, लॉग इन कर लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं, ऑन ड्यूटी आ जाते हैं, तो फिर हमारे पास सिर्फ 14 आवर्स की विंडो होती है। हमारे इलेक्शन कमीशन के पास भी 3 महीने की विंडो होनी चाहिए इलेक्शन कराने के लिए, और उन्हें भी उस टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे कि मेरी लॉग बुक मुझे फोर्स करती है उस टाइम फ्रेम के अंदर काम करने के लिए, इलेक्शन कमीशन को भी पाकिस्तान का आइन कानून उनको हुक्म देता है कि वो उस टाइम फ्रेम के अंदर इलेक्शन का स्मूथ कंडक्ट इंश्योर करवाएं। बहरहाल वो ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट तो नहीं दी, लेकिन महीना यानी जनवरी 2024 ज़रूर बता दिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने साथ ही उसको मुस्तरद भी कर दिया। चलते हैं शहर इक़्तिदार में अहमद के पास और उनसे पूछते हैं इस सिलसिले में उनके पास क्या खबरें हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, सूरत हाल ये हुई कि इलेक्शन कमीशन ने आज एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शंस, वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। और उसके साथ उन्होंने थोड़ा सा शेड्यूल भी दिया कि 27 सितंबर तक इनिशियल जो डिलिमिटेशन की हल्का बंदियों की लिस्टें हैं वो जारी कर दी जाएंगी। तो बहरहाल कल उन्होंने टोटल नंबर ऑफ वोट्स, नए इंदराज, ये वो वगैरह भी, उसकी भी डिटेल जारी की थी। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन अपने काम पे लगा हुआ है और रोज़ाना वो कोई ना कोई अपनी तरफ से अपडेट करता रहता है। लेकिन ये जो डेट देना है जनवरी वाली, यानी कि आज हम लगा लें ये सितंबर का तकरीबन एंड है, और इसी का सिमिलर टाइम ही यानी जनवरी का एंड में इलेक्शन मुतवक्को है। जनवरी के एंड पे इलेक्शन इसी पी ने इलेक्शन कमीशन ने कहा है। तो अगर हम ये लगा लें कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने अभी भी वो बता रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है नज़र आ रहा है। अगर ये चाहें तो थोड़ा सा पहले भी करवा सकते हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी नहीं हैं। अगर इलेक्शन कमीशन या बाकी कोई भी ये समझ रहा है कि जनवरी तक लोग भूल जाएंगे, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि 5 महीनों में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिचुएशन या चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। जो बाकी सिचुएशन नज़र आ रही है, चाइना की इन्वेस्टमेंट, सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट, या बाकी चीज़ें जिससे इकोनॉमी में बेहतरी के चांसेस हैं, तो वो जो चांसेस हैं वो इमीडिएटली जो है वो 5 महीने में तो आना उसके नताइज मुश्किल है। 5 साल, 2-4 साल, 3 साल में ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन 5 साल में थोड़ा सा इतना आसान नहीं लगता, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इसलिए लग यही रहा है कि, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी तैयारी है, उनका भी प्रेशर है, उसमें यही लग रहा है कि शायद ये सिचुएशन जो है अब इलेक्शन की तरफ जा रही है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे लगता है ऐसे ही है, एक दिन लगता है इंतखाबात हो रहे हैं, अगले दिन लगता है नहीं हो रहे, फिर लगता है। मेरी आज भी किसी जगह पर डिस्कशन हो रही थी, तो एक साहब जो काफ़ी चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन नहीं होते, जो मर्जी कर लें। तो बहरहाल दोनों तरफ से पेंडुलम कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, इधर इलेक्शन नहीं हो रहे, इधर इलेक्शन हो रहे हैं, तो दोनों के दरमियान चलता रहता है।
تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن فیوچر میں بنتی ہے. بہرحال الیکشن کمیشن نے آج اپنی طرف سے کہہ دیا ہے, ڈیٹ اسپیسیفک نہیں دی, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آخری ہفتہ یا آخری دن جو ہیں اینڈ آف جو جنوری ہے اس میں الیکشن ہوں گے, جنرل الیکشن. جی رانا صاحب, اگر ہم آنے والے الیکشن میں تین بڑی پارٹیوں کے بیانیے کی بات کریں تو ان تینوں کا بیانیہ بہت ملتا جلتا ہے. یعنی پی ٹی آئی کا بیانیہ اور نون لیگ کا بیانیہ تقریباً ایک جیسا ہے کہ جناب اچھی بھلی حکومت چل رہی تھی اور اچھی بھلی معاشی حالت جو ہے وہ تھی ملک کی, اور ملک ترقی کر رہا تھا, تو ہمیں نکال دیا گیا. یعنی مجھے کیوں نکالا سیزن 1 میاں صاحب کا, اور مجھے کیوں نکالا سیزن 2 عمران خان صاحب کا. اور بلاول بھٹو صاحب کے پاس تو کوئی بیانیہ نہیں ہے, کیونکہ روٹی کپڑا مکان کا بوسیدہ بیانیہ ابھی ختم ہو چکا ہے اور اسے کوئی بائی نہیں کرتا. بہرحال وہ اب آج کل کہتے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ چاہیے ہمیں, اور پاکستان مسلم لیگ نون اگلی سلیکٹڈ جماعت ہے. میاں صاحب نے کل پرسوں ایک تقریر کرتے ہوئے فارمر چیف آف آرمی اسٹاف, فارمر ڈی جی آئی ایس آئی, ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب اور ایک سٹنگ ان چیئر جج صاحب کے بارے میں بات چیت کی کہ وہ ان کا احتساب کریں گے. بہرحال مریم نواز صاحبہ نے کوشش کی کہ ان کی تقریر کو کسی طریقے سے ڈائلیوٹ کیا جائے. چھوٹے میاں صاحب پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے. اس تقریر کے بعد انہیں یاد آیا کہ میرا کمرے کے دراز میں اپنا بٹوا رہ گیا ہے جس میں میرا ڈرائیونگ لائسنس ہے, تو ان کو امیڈیٹلی واپس جانا پڑا اپنا بٹوا لینے کے لیے. یا ان کی ڈیل خراب ہوتی ان کو نظر آئی, وہ میاں صاحب کو کچھ سمجھانے گئے ہیں یا ان سے کچھ سمجھنے گئے ہیں یا کوئی میسج لے کر گئے ہیں یا میسج لے کر آئے تھے اس کا جواب لے کر گئے ہیں. کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی, آج پھر احمد سے اس پہ بات چیت کرتے ہیں. جی احمد. جی رانا صاحب, کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ شہباز شریف صاحب آئے, ایک دن یہاں پہ رکے اور فوراً واپس سے نواز شریف صاحب نے ان کو کال کر لیا, یا ان کو واپس نواز شریف صاحب کے پاس جانا پڑا لندن میں. ایکچولی جو بات زیادہ کھلی سامنے آئی, جس پہ نصرت جاوید صاحب نے بھی یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ جیسے شہباز شریف صاحب یہاں پہنچے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ بدلے کی سیاست جو ماضی میں بڑی اچھل کے چلتی رہی, خان صاحب آئے تو انہوں نے ساری پارٹیوں کو اندر دے دیا, میاں صاحب آئے تو انہوں نے مشرف صاحب کے خلاف کیسز کھول دیے, اور پھر فردر آگے چیزیں چلتی رہیں. تو یہ بدلے کی سیاست کے نواز شریف صاحب آئیں گے تو اب فلاں کے خلاف وہ ایکشن لیں گے, ہر ایک کو ٹانگ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ مستقبل میں اس کی اجازت نہیں ہوگی. یہ والا میسج کنوے کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو, اور شہباز شریف صاحب اڑ کے واپس پہنچے ہیں بھائی جان کے پاس, یعنی میاں نواز شریف صاحب کے پاس, جو نون لیگ کے بقول ان کے اگلے وزیر اعظم ہیں. تو ان کو جا کے یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ والی سیاست جو ہے وہ فیوچر کا حصہ نہیں ہے, آپ کسی کو بھی پکڑ نہیں سکیں گے اور اس سائڈ پہ نہ جائیں, بہتر ہے. کیونکہ بدلے کی سیاست نے ملک کو پہلے ہی بہت نقصان پہنچایا ہے, تو آپس میں مل جل کے کھیل لیں تو زیادہ بہتر ہے. اس پہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ میسج لے کے واپس گئے ہیں. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے ہاتھ بہت بری طرح بندھے ہوئے ہیں, اور نون لیگ جو ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس فل چانس ہے, اگر وہ چاہیں تو ووٹ الائن کر سکتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس میں 2-4 وزیر جو آ گئے ہیں نون لیگ کے, اس وجہ سے ان کے جتنے ایکشن ہیں, یعنی جتنے ایکشن سے مطلب پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے, گیس کی پرائس بڑھتی ہے, بجلی کی پرائس بڑھتی ہے, تو یہ سارے کے سارے ایکشن جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ جڑ رہے ہیں. تو اس کا ان کو فائدہ ہوگا, یعنی پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا, اور نون لیگ کو اس کا نقصان ہوگا, کیونکہ ان کی ایسوسیشن اس انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ زیادہ نظر آ رہی ہے. تو بہرحال یہ ایک رائے ضرور ہے, لیکن اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جب تک الیکشن کے رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہ ہوں, سیٹوں کی پراپر بائیفرکیشن, الیکشن کے ووٹ, ساری چیزیں سب تک سامنے نہ آئیں, اس وقت تک یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کون کس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے. بعد میں نتائج جو ہے پھر بعد میں زیادہ واضح ڈٹرمن کرتے ہیں کہ عوام نے کس کو چنا ہے اور کس کو ریجیکٹ کیا. جی رانا صاحب. احمد, نئے چیف جسٹس صاحب کا تقریباً 1.25 سال کا دور ہوگا, اور جس قسم کے وہ ڈیسیجنز لے رہے ہیں, نیب کے کیسز دوبارہ اوپن ہونا شروع ہو گئے ہیں, کیسز بہت بڑے بڑے سیاستدانوں کے کیسز کی فائلوں سے مٹی جھاڑنی شروع کر دی ہے لوگوں نے. تو آپ آنے والے وقت میں چیف جسٹس صاحب کے ان فیصلوں کو
किस तरह से देखते हैं और इन फैसलों के क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान के सियासी उफक पर? जी अहमद। जी राना साहब, हमने पहले भी कल भी ये बात की थी कि अभी एक फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कह लें कि हमारे पूरे पाकिस्तान में अहम फैक्टर है, वो अदलिया क्या। तो अदलिया में अभी जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, जिनका रोल तकरीबन 1.25 साल रहेगा, और उसके बाद एजाज रहसन साहब आएंगे, उनका भी तकरीबन 1.25 साल का रोल है। तो ये जो 1.25 साल का इनका रूल या रोल है, ये वाले चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, तो उन्होंने अपनी रिफॉर्म्स और अपने उसके लिए तमाम वकला को, सीनियर जजेस को, सबको बिठा दिया है कि पहले थोड़ा सा इस पे रूल्स बना लें, कि इसका बहुत ज़्यादा इशू है कि बगैर रूल्स की सब कुछ चलता जा रहा था या रूल्स बनने वाले रहते थे। तो दोनों सिचुएशंस में वो जब केसेस को टेकअप करेंगे, वो जब केसेस का फैसला सुनाएंगे जिसमें इलेक्शन की डेट है, बाकी चीज़ें हैं, उस पर जो बिल हुकूमत पास कर चुकी है इन तमाम चीज़ों के ऊपर, और रिसेंटली जो नैब का जाते जाते चीफ जस्टिस ने नैब का कानून की शिकें उड़ा दी, जिसमें नैब को दोबारा इन तमाम जितने सीनियर पॉलिटिशियन हैं इनके केसेस जो है नैब को के पास चले गए हैं, फाइलें खुल गई हैं, और सुना है कि नैब ने तैयारी भी शुरू कर दी है, और उन्होंने ये भी फैसला किया है कि वो एजेंसीज की सपोर्ट लेंगे केसेस और सबूत इकट्ठे करने के लिए इन तमाम जितने बड़े सियासी लोग हैं उनके खिलाफ भी, जिनमें यूसुफ गिलानी साहब, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, 3 बड़े नाम जो हैं, उसको बार बार तमाम पाकिस्तान के अखबार इस वक्त दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि इनके केसेस नैब में बड़े केसेस पड़े हुए हैं। तो बहरहाल नैब अगर मूव करती है तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। PDM पहले से कह चुकी है कि हम नवाज शरीफ साहब को, PM खास तौर पर नवाज शरीफ साहब के आने से पहले ही उनकी बेल बिफोर अरेस्ट ले लेंगे, फिर वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो बहरहाल ये तो सिचुएशन बन रही है। अब नैब मूव करता है, कुछ और है। दूसरा जो केस इस वक्त बहुत, राना साहब हमने कल तो डिस्कस नहीं किया, आपने ज़रूर इस पर बात की कि कनाडा वाली सिचुएशन में, कनाडा में एक और सिख लीडर को उन्होंने मार दिया है जो कि इंडिया की आज़ादी पे काम कर रहा था। तो आज इंडिया ने वीज़े लगाने बंद कर दिए। तो बहरहाल ये रॉ जो है इंडिया कनाडा वाली, इसमें जो है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को कोई ना कोई एक्टिव रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए। कनाडा के साथ हमारी सिंपैथी है, सिखों के साथ भी हमारी सिंपैथी है, इंडिया मदालम कर रहा है, और इस वाज़े रोल को ना सिर्फ हमें कंडेम करना चाहिए बल्कि UN में किया भी हमारे लीडर ने, बल्कि इसमें कोई एक्टिव रोल भी प्ले करना चाहिए ताकि सिखों को उनके हुकूक मिल सके। जी राना साहब। ख़वातीनो हज़रात, जब हमारे सियासतदानों के पास कुछ नहीं होता अवाम को बेचने के लिए, तो वो फिर एंटी इस्टेब्लिश कार्ड यूज़ करना शुरू कर देते हैं और उस बयानिए पर बात करना शुरू कर देते हैं। मुझे क्यों निकाला सीज़न 1 मियाँ साहब का, और मुझे क्यों निकाला सीज़न 2 इमरान खान साहब का बयानिया अभी अगले इलेक्शन में चलेगा, क्योंकि अवाम की माशी बदहाली के ये दोनों ज़िम्मेदार अशख़ास अपनी परफॉर्मेंस का बयानिया तो बनाने से रहे। IMF के प्रोग्राम में इमरान खान साहब ने जाना है या नहीं जाना, इसका डिसीजन लेते लेते उन्होंने इतनी देर लगा दी कि पाकिस्तान को बहुत डैमेज हुआ। बहरहाल फिर वो इस प्रोग्राम में चले गए और बहुत गलत शराइत के साथ चले गए। हमें आज भी याद है कि खान साहब कहते थे कि घबराना नहीं है, मैं थोड़ी सी महंगाई करूँगा, आप मुर्गियाँ रख लें, अंडे घर में खुद प्रोड्यूस करें, आप किचन गार्डन लगा लें, टमाटर प्याज और सब्ज़ मिर्च खुद उगाएं ताकि घर में सालन तैयार हो सके। और फिर उसके बाद PDM की गवर्नमेंट ने चीज़ों को वर्स्ट कर दिया। उन्होंने उसी IMF के प्रोग्राम को कंटिन्यू किया और चीज़ों को ख़राब से ख़राब करते चले गए। अवाम और महंगाई कभी भी उनकी प्रायोरिटी नहीं रही, उनकी प्रायोरिटी अपने केसेस को ख़त्म कराना था। बहरहाल एक मफरूर मुजरिम बरतानिया में बैठ कर कह रहा है कि मैं एहतसाब करूँगा। बकौल मियाँ साहब, जनरल बाजवा साहब, DGISI साहब, उस वक़्त के चीफ जस्टिस साहब और आज के एक सिटिंग जज साहब अगर मुजरिम हैं तो उनके साथ मियाँ साहब आप डील करके बाहर क्यों गए थे? आपने कुरान पाक पर हर्फ लेकर अपनी लीडरशिप को जनरल बाजवा की एक्सटेंशन क्यों दिलवाई थी? आप उस वक़्त ये हरकतें क्यों कर रहे थे? बहरहाल
पिछले 15 महीने मियाँ साहब आपके छोटे भाई की गवर्नमेंट थी, यानी मुस्लिम लीग नून की, पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो आपने एहतसाब उस वक्त क्यों शुरू नहीं किया? ख़वातीन हज़रात, मियाँ साहब एहतसाब करेंगे भी नहीं, क्योंकि जो खुद चोर है वो किसी को कैसे कटहरे में लाएगा? सबसे पहले उसे अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा। बहरहाल कुछ ना कुछ तो इन्होंने आपको बेचना है और आपने वो ख़रीदना है, क्योंकि आप और मैं, हम तो अंधी तकलीद करते हैं, चाहे हमारा तल्लुक़ किसी भी मजहबी जमात से हो या सियासी जमात से हो। बहरहाल आप इस पर ज़रूर सोचिएगा। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।